हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ ऑल ऑफ यू गुड? तो आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर की रिवीजन जिसकी जरूरत हर बच्चे को आखिर पढ़ ही जाती है। वो चैप्टर कौन सा है बेटा? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपके सिलेबस में ये है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। इस पूरी यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं। एडी और एएस का बेसिक कंसेप्ट है, एपीसी एमपीसी एपीएस एमपीएस बोले तो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन और मल्टीप्लायर। उसके बाद एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, उसको करेक्ट करने की पॉलिसीज। दैट्स इट। कहने को तो बहुत कम है लेकिन करने पे आते हैं तो बहुत सारा हो जाता है, इसलिए आप बोलते हो सर एक बार रिवीजन दे दो। तो रिवीजन क्लास आज शुरू हो रही है। पार्ट 1 यानी कि लेक्चर 1 में हम क्या करेंगे? एडी और एएस के बेसिक कंसेप्ट करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन करेंगे और उसके बाद सेविंग फंक्शन करेंगे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एडी और एएस के बेसिक कंसेप्ट से। सबसे पहले बताऊंगा आपको व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। सो आप सबको मालूम है बेटा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज by all the sectors in the economy at a given period of time. So that simple it is. AD क्या होता है? टोटल डिमांड होता है गुड्स और सर्विस की by all the sectors in the economy at a given period of time. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, सर सेक्टर्स कौन से होते हैं? बेटा कई बच्चे बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। डिमांड करने वाले सेक्टर सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर नहीं है बल्कि गवर्नमेंट भी है, हाउस होल्ड भी है, उसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है। डिमांड सब करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सभी सेक्टर्स डिमांड करते हैं। तो टोटल डिमांड की बात कर रहे हैं सभी सेक्टर्स की। हाउस होल्ड डिमांड करेंगे कंज्यूमर गुड्स की, उसे बोलेंगे कंजम्पशन डिमांड। फर्म डिमांड करेंगे कैपिटल गुड्स की, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। गवर्नमेंट डिमांड करेगी दोनों गुड्स की, कंजम्पशन गुड्स भी कैपिटल गुड्स की भी, वेलफेयर के लिए, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। नेट एक्सपोर्ट्स की डिमांड कौन कर रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो बेटा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, इन सबको मिला के बनता है टोटल यानी कि एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोले तो टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है एडी क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या है, तो कंपोनेंट्स में सेक्टर के नाम ना लिखें। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, सबको मिला के बनता है एग्रीगेट डिमांड। बट जब बात आती है टेबल और डायग्राम की तो हम बोलते हैं मेन कंपोनेंट्स लेके चलो। आपके सिलेबस में क्लास 12 में 2 सेक्टर मॉडल है, तो आप कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को मेन लेके चलो। हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर को मिला के बनाओ एग्रीगेट डिमांड। तो हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड कौन सी है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है वांट सेटिस्फाई करने के लिए। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो डिमांड करता है वो डिमांड कैसे करेगा? कंजम्पशन किस पे डिपेंड है? उसकी इनकम पे डिपेंड है। डिस्पोजेबल इनकम, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा कंजम्पशन की डिमांड। तो इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन बेटा डायरेक्ट होगा। एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज। इसके ऊपर एक लॉ भी है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, हम पढ़ेंगे आगे। तो कंजम्पशन डिमांड को डिनोट करते हैं हम सी से। ओके, उसके बाद फर्म डिमांड करती है कैपिटल गुड्स की। भाई फर्म को प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए कैपिटल गुड्स, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, प्लांट, बिल्डिंग, उसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इसलिए लिखा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन कर रहा है? फर्म्स कर रही है। उसके बाद आता है बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को भी डिमांड करनी पड़ती है, कंज्यूमर गुड्स की भी, कैपिटल गुड्स की भी, आखिर वेलफेयर की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी यहां पर आ जाता है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स। अगर आप लोग दूसरी कंट्री के गुड्स की डिमांड करते हैं उसे इंपोर्ट बोलते हैं। यानी कि जो कंट्री के रेसिडेंट है, हम बात कर रहे हैं बेटा डोमेस्टिक डिमांड की, तो आप लोग डिमांड करते हो फॉरेन गुड्स की, जो फॉरेनर्स हैं वो डिमांड करते हैं आपकी गुड्स की। तो हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को माइनस करके नेट एक्सपोर्ट निकालते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स है उनकी डिमांड हमारी कंट्री में कितनी हुई और उनकी डिमांड दूसरी कंट्री में कितनी हुई। तो हम डोमेस्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं, हम अब्रॉड की डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा मेन कंपोनेंट्स ऑफ एडीआर।
C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। क्योंकि जब टेबल बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, सिर्फ दो सेक्टर लेके चलोगे, कंजम्पशन यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर का और इन्वेस्टमेंट फर्म सेक्टर। तो अब कंजम्पशन का लॉजिक आपको फिर से याद कराता हूं जो पहले हमने किया। आपकी इनकम बढ़ रही है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, आपको याद आ गया। लेकिन आपकी इनकम अगर जीरो है, शून्य है, इनकम कमा नहीं रहे, फिर भी खर्चा करना पड़ता है किस पे? बेसिक नीड्स पे। तो बेसिक नीड्स पे जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो लेके चलोगे। मैंने 10 ले लिया, इसको डिनोट करते हैं बेटा सी बार से। अब आपकी इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन जो है वो इनकम से कम बढ़ेगा। इनकम 100 से बढ़ रही है, कंजम्पशन 100 से मत बढ़ाओ, 80 से बढ़ाओ, 70 से बढ़ाओ, 50 से बढ़ाओ, 90 से बढ़ाओ, 100 से नहीं बढ़ाना। तो कंजम्पशन को मैंने 90 से बढ़ाया, सिंपल तरीके से, और टेबल हमारी इस तरह से बन गई थी। ऑटोनॉमस कंजम्पशन जरूर होना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए अजम्पशन ली थी हमने, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स ऑटोनॉमस करेक्ट, कांस्टेंट रहेंगी, इसलिए उसको हमने कांस्टेंट लिया था। ये अजम्पशन, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं है इसके पीछे। अब कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दो, आपके पास आता है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड की टेबल कंप्लीट होगी। डायग्राम कैसे बनेगा ये मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपली इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, 10 10 10 10, इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक्स और वाई पे क्या लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको इनकम लेके चलो, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड लेके चलो। इन्वेस्टमेंट कर्व रिमेन कांस्टेंट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्योंकि कांस्टेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन स्टार्ट होता है ओरिजिन के ऊपर से, क्योंकि इनकम जीरो ही क्यों ना हो फिर भी कंजम्पशन होगा, तो ये गैप सी बार का है, इसलिए कंजम्पशन कर्व शुरू होता है ओरिजिन के ऊपर से, ध्यान रहे, और कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है 990 से, तो सी इज अपवर्ड स्लोपिंग इस तरह से। एग्रीगेट डिमांड 20 से शुरू है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी है, तो ये जो गैप है ये इन्वेस्टमेंट का है। ओवरऑल ओरिजिन से लेके एग्रीगेट डिमांड तक जो गैप होता है वो सी बार और आई बार का होता है, जिसको हम बोल देते हैं बेटा जी ए बार, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर्स। सी बार प्लस आई बार में लगे क्या बनता है? ए बार। ये याद रखें, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। तो एडी और सी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसका बेटा? वो इन्वेस्टमेंट का है, और दोनों कर्व पैरेलल चलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, इसलिए पैरेलल चलता है, मीट नहीं करेंगे कभी। बहुत सिंपल टॉपिक था एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेक्टर इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीगेट डिमांड के बाद नेक्स्ट चीज आती है बेटा एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड टोटल डिमांड था, एग्रीगेट सप्लाई क्या है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेक्टर, नहीं लिखना, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीगेट सप्लाई को याद करो, एग्रीगेट सप्लाई को आप नेशनल इनकम बोल रहे थे। क्यों? जितना कंट्री में टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उससे जो इनकम जनरेट हुई, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और इन चारों को मिला के बेटा नेशनल इनकम बनता है कि नहीं बनता है? इसलिए हम एएस को नेशनल इनकम बोल सकते हैं। और अब इनकम के दो भाग हैं, या तो खर्चा कर लो बाकी का सेव कर लो। तो एएस के कंपोनेंट दो ही हुए, सी प्लस एस। बहुत सिंपल है, सी प्लस एस। एग्रीगेट डिमांड के सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई के सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स नॉट सप्लाई। तो सी प्लस एस के हिसाब से आप टेबल बनाए तो वाई इज सिंपल, 0 से लेके 500 तक ले लो आप। कंजम्पशन आपको पता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जरूर लेना है, फिर 90 से बढ़ाना है। इनकम से कम बढ़ेगा कंजम्पशन, मींस बोलते हैं इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, बट कंजम्पशन इनकम से कम बढ़ेगा क्योंकि आप खुद सेव भी करेंगे। सेविंग्स कैसे निकालते हैं? इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करो, आप सेविंग निकाल लो। खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, सेविंग आएगी नेगेटिव। जितनी इनकम उतना खर्चा, नो सेविंग्स। इनकम ज्यादा, खर्चा कम, सेविंग शुरू हो जाएंगे। इस तरह से सेविंग निकालोगे वाई माइनस सी करके। अब सी प्लस एस करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा? ही आ जाएगा आपके पास। ध्यान से देखो, ए एस और वाई सेम आ रहे हैं, दोनों कर्व कोइंसाइड करेंगे, दोनों कर्व एक ही होंगे, मतलब स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन
और कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे होंगे, देयरफॉर एएस एंड वाई बोथ आर सेम। शेप क्या होगी? अपवर्ड स्लोपिंग, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन और मेक 45 डिग्री एंगल। तो वाई कर्व, इनकम कर्व को, एएस कर्व को आप 45 डिग्री कर्व भी बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कंजम्पशन फंक्शन। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंजम्पशन फंक्शन बोल लो या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोल लो, टेंडेंसी टू कंज्यूम बोल लो। कंजम्पशन फंक्शन क्या है भाई? कंजम्पशन किस पे डिपेंड है? करता कौन है? हाउस होल्ड करते हैं। कंजम्पशन किस पे डिपेंड होता है बोलो? कंजम्पशन डिपेंड होता है आपकी इनकम पे, हाउस होल्ड की इनकम पे, डिस्पोजेबल इनकम पे, जो इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस बच जाती है। तो आपकी इनकम ज्यादा तो आपका कंजम्पशन ज्यादा, तो कंजम्पशन इनकम का फंक्शन है। तो हम क्या बोलेंगे? द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन and disposable income is known as consumption function. C is function of Y. That's it. समझ में आ गया? कंजम्पशन फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो आप टेबल से और डायग्राम से। कंजम्पशन फंक्शन में टेबल क्या बनाओगे आप? Y बनाओगे, C बनाओगे और रिमार्क्स बनाओगे। इनकम पता चल गई, कंजम्पशन अच्छे से जानते हैं, जरूर लेना है C बार। अब यहां 3 स्टेज दिखाओगे, C मोर देन Y, C इक्वल टू Y आपका आ रहा है यहां पे, और C लेस देन Y। अब जब C और Y बराबर होते हैं, जितनी इनकम है आपकी उतना आपने खर्चा कर दिया, सेविंग है नहीं, जीरो, उस लेवल को बोलते हैं बेटा जी ब्रेक इवन। आपकी इनकम शुरू हो रही है जीरो से, तो कर्व शुरू कहां से होगा? ओरिजिन से। कंजम्पशन शुरू हो रहा है 10 से, तो कर्व शुरू होगा ओरिजिन के ऊपर से, ये गैप जो है C बार का है। आपकी 3 स्टेज यहां पे है। पहली, जब C बड़ा है Y से, उसके बाद C बराबर है Y के, दूसरी चीज। तीसरी, C लेस देन Y। तीनों चीज आपने दिखा दी। जहां पे आपका C और Y बराबर होंगे उसे बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पे सेविंग की वैल्यू जीरो होगी, ध्यान रखना। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है पूछ सकते हैं। कंजम्पशन फंक्शन में आपको C और Y का रिलेशन दिखाना है, वो दिखा दिया। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन को हमने बोला प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब कंजम्पशन फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं? अगर क्वेश्चन आ गया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के क्या टाइप्स होते हैं, क्या बोलोगे? सर एवरेज और मार्जिनल। अगर मैं कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलता है एवरेज कंजम्पशन, एवरेज प्रोपेंसिटी मिलती है मुझे कंज्यूम करने की। और मैं चेंज इन कंजम्पशन को डेल्टा सी, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम से डिवाइड करता हूं तो मुझे एमपीसी मिलता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एपीसी होता है बेटा जी सी और वाई का रेशियो। कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर दोगे तो एपीसी मिलेगा। अगर आप चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम से डिवाइड करोगे तो आपको एमपीसी मिलेगा, जिसको हम स्मॉल बी से डिनोट करेंगे न्यूमेरिकल से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस चैप्टर में एपीसी एमपीसी के ऊपर प्रॉपर्टीज पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रॉपर्टीज तो तब कर पाओगे जब टेबल बनाओगे, रटनी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ के याद नहीं कराऊंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर्टी बनती कैसे है। उसके लिए आपको एपीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने निकाली हुई है यहाँ पे नोट्स में, ये देखो। लेट हमारे पास टेबल ए वाली दी हुई है, मेरे पास इनकम भी है, मेरे पास कंजम्पशन भी है, मेरे पास चेंज इन कंजम्पशन भी है, मेरे पास चेंज इन सेविंग्स भी है। ठीक है, अभी आपको चाहिए बेसिकली एपीसी। तो एपीसी की प्रॉपर्टी पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान देना। पहले एपीसी निकाल लेंगे सी अपॉन वाई करके, डन है। एपीसी सी अपॉन वाई, सी ये रहा वाई ये रहा। 10 बाय 0, 0 मत लिखना भैया, 10 बाय 0 नॉट डिफाइंड। 100 बाय 100 1 होता है। ऐसे करके आप करते करते एपीसी निकाल लेंगे, आपका ये आ जाएगा। इस टेबल को देख के प्रॉपर्टी समझो। सॉरी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एपीसी की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है। इन्फिनिटी है ना, एक से बड़ा है। कब होती है? रीजन देना पड़ेगा। जब कंजम्पशन बड़ा होता है, इनकम कम होती है, सिंपल रीजन। एपीसी की वैल्यू 1 भी हो सकती है। ब्रेक इवन पॉइंट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। जब कंजम्पशन इनकम बराबर हो तो एपीसी 1। एपीसी की वैल्यू एक से कम भी हो सकती है, जब कंजम्पशन कम हो और इनकम ज्यादा हो। इन सब जगहों पे एपीसी की वैल्यू कम होगी एक से। 3 प्रॉपर्टी दिखती है साफ साफ, चौथी प्रॉपर्टी दिखती नहीं है।
ध्यान से देखनी पड़ती है कि एपीसी फॉल होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। एज इनकम इंक्रीज एपीसी फॉल। ये प्रॉपर्टी आपके सामने है, क्योंकि हम सेविंग का प्रपोर्शन बढ़ाते जाते हैं। एक प्रॉपर्टी और है, एपीसी कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। एपीसी जीरो नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होगा। ये पांचों प्रॉपर्टी एपीसी की आपको यहां पे देखने को मिलती है। ये पांच प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पांचों प्रॉपर्टी मैंने बता दी है, साफ साफ लिखी। एपीसी की प्रॉपर्टी के बाद एमपीसी की प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट है। सर एमपीसी आप निकालेंगे ना, अब ध्यान से देखो, कंजम्पशन में जो चेंज है ना वो 90-90 का है। जो इनकम में चेंज है वो 100-100 का है। अगर मैं चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम से डिवाइड करता हूं, यानी 90 को मैं 100-100 के चेंज से डिवाइड करता हूं, चेंज इन वाई आपको दिख रहा होगा 100 का है, तो मेरा 0.9 आता है एमपीसी हमेशा। यहां तो मुझे कांस्टेंट दिख रहा है, इतना जरूर दिख रहा है कि 1 से कम है और 0 से बड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एमपीसी की ये होती है कि एमपीसी की वैल्यू लाई करती है 0 से लेके 1 के बीच में, इसको मत भूलना। अब सुनो क्यों। एमपीसी 1 क्यों नहीं हो सकता, डेफिनेटली आपसे पूछ सकते हैं। एमपीसी 0 क्यों नहीं होता, डेफिनेटली आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले जान लो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है। सर फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा। अभी 1 कब आएगा, अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो तो 1 आ जाएगा, पर डेल्टा सी और डेल्टा वाई दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। जितनी इनकम बढ़ी है उतने से कंजम्पशन बढ़ सकता है क्या, बोलो हाँ या ना। तो एमपीसी 1 कैसे हो सकता, एमपीसी 0 भी नहीं हो सकता। एमपीसी 0 तब आएगा सर जब डेल्टा सी जो है ना वो 0 आ जाए, कि चेंज इन कंजम्पशन हो ही ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कंजम्पशन में चेंज ही ना हो, इनकम चेंज होगी कंजम्पशन भी चेंज होगा, इसलिए एमपीसी 0 भी नहीं होता। ये दोनों बातें आपको यहां बताएंगे। एमपीसी ऑफ पुअर जो होता है ना वो ज्यादा होता है एमपीसी ऑफ रिच, क्योंकि पुअर का मेजर पोर्शन ऑफ इनकम कंजम्पशन में चला जाता है बेचारे का, सेव कम कर पाता है। लेकिन एमपीसी ऑफ रिच जो होता है वो कम होता है, क्योंकि रिच लोग जो है ना वो सेव ज्यादा करते हैं, उनका सेविंग प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, इसलिए एमपीसी ऑफ पुअर ज्यादा और एमपीसी ऑफ रिच कम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और है जो टेबल में नहीं दिखती पर रियल लाइफ में दिखती है, कि एमपीसी जो होगा वो फॉल होगा विद राइज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका एमपीसी जो है वो कम होता रहेगा। क्यों, सोचो, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, कोई बंदा रिच होता जा रहा है, जैसे जैसे कोई पर्सन रिच होता जा रहा है तो उसका कंजम्पशन का प्रपोर्शन कम होगा, सेविंग का प्रपोर्शन बढ़ाएगा। यार कोई रिच हो रहा है, एज पीपल बिकम रिच दे वांट टू सेव मोर एंड मोर, तो उनका एमपीएस बढ़ता है, लेकिन एमपीसी फॉल होता है। देखो क्या लिखा है, एमपीसी फॉल विद राइज इन इनकम, इट हैपेंस बिकॉज एन इकोनॉमी बिकम रिचर, it has tendency to consume smaller percentage of income, they save more, therefore MPC fall with rise in income। very very important। अगर आपको डिफरेंस आता है एपीसी और एमपीसी में, सिंपल है, डिफरेंस आता है, मीनिंग बता दोगे एपीसी का रेशियो होता है कंजम्पशन इनकम का, एपीसी के बाद एमपीसी क्या होता है, ये होता है रेशियो चेंज इन कंजम्पशन का और चेंज इन, मीनिंग बता दिया। एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है, एमपीसी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये बता दो। एपीसी 1 हो सकता है, एमपीसी 1 भी नहीं हो सकता शॉर्ट पीरियड, ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 होता है, आपने पढ़ा। ऐसे डिफरेंस आप बना सकते हो। उसके बाद बता दो फॉर्मूला एपीसी का और एमपीसी का, सिंपल है। तो कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स काफी सारे बन सकते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे करने लास्ट में बताऊंगा, पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लो, बहुत सिंपल है। जैसे कंजम्पशन फंक्शन है वैसे ही आपका सेविंग फंक्शन,
भाई सेविंग जो होती है वो भी इनकम में से होती है। एज इनकम इंक्रीज, भाई सेविंग भी बढ़ेंगी, तो सेविंग भी इनकम का फंक्शन है। कैसे लिखेंगे? सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। एज इनकम इंक्रीज, सेविंग ऑल्सो इंक्रीज। तो सेविंग किसका फंक्शन हुआ? इनकम का फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन को अगर आपको टेबल डायग्राम से दिखाना है, आप बनाओ टेबल। टेबल में बनाओ वाई सी, ये आपको अच्छे से आ गया होगा समझ। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जरूर लेना है। फिर इनकम को बढ़ाओ, कंजम्पशन बढ़ाओ, कंजम्पशन इनकम से कम बढ़ाओ, 90 से बढ़ा दो, सेविंग निकाल लो। अब आपको डायग्राम में सेविंग और इनकम दोनों कर्व प्लॉट नहीं करने होते, जैसे कंजम्पशन इनकम में प्लॉट किए थे। आपको सेविंग फंक्शन में सिर्फ सेविंग कर्व प्लॉट करना है। सेविंग शुरू शुरू में होती है नेगेटिव में, क्योंकि आपकी इनकम कम थी, कंजम्पशन ज्यादा था। वो ज्यादा कंजम्पशन किया कहां से होगा? पुरानी सेविंग में से, जिसे हम डिस सेविंग बोल देते हैं। इसलिए सेविंग शुरू होती है नेगेटिव एक्सेस। अब इनकम और खर्चा बराबर था, सेविंग थी नहीं, इसलिए जीरो भी आई। उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बताया था आपको, यहां पे सी और वाई बराबर होगा तभी तो एस जीरो है। दोनों कौन से पॉइंट हुए? ब्रेक इवन। उसके बाद कंजम्पशन कम हो गया, इनकम ज्यादा हो गई आपकी, तो आपकी सेविंग बढ़नी शुरू हो गई। ये पॉजिटिव सेविंग है, ये नेगेटिव सेविंग है, ये जीरो सेविंग है, ब्रेक इवन। इस तरह आप सेविंग कर्व बनाओगे। सेविंग कर्व शुरू होगा ओरिजिन के नीचे से, नेगेटिव एक्सिस से। जो डिस्टेंस देख रहे हो आप, ये माइनस सी बार का है, इसे बोलते हैं माइनस सी बार। जो डिस्टेंस सी बार का होता है लो इनकम पे, वही डिस्टेंस माइनस सी बार का होता है लो इनकम। यहां पर इसको दिखाएंगे आप। उसके बाद सेविंग कर्व की शेप पूछते हैं, बोलोगे अपवर्ड स्लोपिंग। इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, इसलिए अपवर्ड। सेविंग फंक्शन को हम जानते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव के नाम से, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन को जानते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से। तो प्रोपेंसिटी टू सेव भी दो तरह की होगी। जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, वैसे ही प्रोपेंसिटी टू सेव है। एपीएस एंड एमपीएस। सर एपीएस क्या होता है? सर एपीएस होता है रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम। एमपीएस क्या होता है सर? एमपीएस होता है रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम। इनकी प्रॉपर्टी भी एग्जाम में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एपीएस का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। प्रॉपर्टीज कैसे होंगी? फिर से वही बात, बिना टेबल के प्रॉपर्टी नहीं। अब एपीएस की प्रॉपर्टी के लिए आपको टेबल चाहिए। टेबल में आप वाई बनाओ, सी बनाओ, एस बनाओ, चेंज इन एस बनाओ, चेंज इन वाई बनाओ, क्योंकि एमपीएस निकालना है। एपीएस निकाल लो, एमपीएस निकाल लो दोस्त। कैसे निकालेंगे? इनकम जीरो ले लो, 500 तक आपको सिखाया है, इनकम ले लो। उसके बाद कंजम्पशन ऑटोनॉमस एटलीस्ट 10 हमने ले लिया, 90 से बढ़ाओ। कंजम्पशन को आपको सिखाया मैंने, क्योंकि इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन इनकम से कम बढ़ेगा। सेविंग निकाल लो, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके, -10, 0, 10, 20, 30, 40। चेंज इन सेविंग कितना हो रहा है? सर आपकी सेविंग जो है ना वो 10-10 से बढ़ रही है, पॉजिटिवली ध्यान से देखो। तो 10-10 का चेंज हो रहा है सेविंग में, और इनकम में जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 100-100 का। सिंपल। अब एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। सेविंग -10 है, इनकम 0 है, तो माइनस का इनफाइनाइट आप लिख दो। उसके बाद 0 अपॉन 100, 0 लिख दो। उसके बाद 10 डिवाइड बाय 200, 0.05 आई थिंक यहां पर आएगा, 0.06 आएगा, 0.07 आएगा, 0.08 आ सकता है। तो एपीएस बढ़ता है। ये टेबल हमारे पास यहां पर भी है, देखो बेटा, 0.5, 0.06, 0.07, 0.0, माइनस इन्फिनिटी और 0। एपीएस की प्रॉपर्टी क्या दिख रही है आपको? भाई आपकी सेविंग अगर नेगेटिव है तो आपका एपीएस भी नेगेटिव होगा। तो एपीएस कैन बी नेगेटिव। एपीएस कैन बी नेगेटिव कब? जब आपकी सेविंग्स नेगेटिव हो। सिंपल प्रॉपर्टी है। एपीएस 0 भी हो सकता है,
लेकिन एपीसी नहीं होता जीरो, एपीएस जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेविंग्स जीरो हो सकती है। कब होती है सेविंग जीरो? जब कंजम्पशन इनकम बराबर होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो एपीएस जीरो हो सकता है, रीजन आपसे पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा। एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है जब सेविंग नेगेटिव होगी। एपीएस कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीएस कभी भी वन नहीं होगा और वन से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सेविंग्स और इनकम दोनों बराबर हो गए तो एपीएस वन आएगा, और ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए एपीएस वन भी पॉसिबल। कंजम्पशन जीरो कभी नहीं होता, इसलिए सेविंग इनकम बराबर में नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपीएस हमेशा बढ़ेगा इनकम के बढ़ने के साथ साथ, जो कि आपको यहां दिख रहा होगा। एज इनकम इंक्रीज एपीएस ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि इनकम बढ़ेगी, सेविंग ज्यादा करना चाहिए। ये सिंपल प्रॉपर्टी है एपीएस की। ऐसे ही एमपीएस की प्रॉपर्टीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज लाइक एमपीसी। एमपीएस जो है, आप टेबल में देखो बेटा, अगर एमपीएस निकालना चाहते हो, फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। सेविंग में चेंज 10-10 का है, इनकम में 100-100 का चेंज। तो आपका एमपीएस आता है 0.1, 0.1, 0.1। इसका मतलब जो आपका एमपीएस है उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। एमपीएस कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस और डेल्टा वाई बराबर आ गए तो एमपीएस 1 आएगा। अब एक बात सुन, जितनी इनकम बढ़ रही है, क्या उतने ही रेट सेविंग बढ़ सकती है? नहीं। कंजम्पशन नहीं करेंगे क्या? सर बिल्कुल करेंगे। डेल्टा एस और डेल्टा बराबर का मतलब ये है कि आपका डेल्टा सी जीरो हो गया। क्या ये पॉसिबल है कंजम्पशन में चेंज ना हो, ये सेविंग में चेंज इनकम के चेंज के बराबर हो? नो। देयरफॉर एमपीएस कैन नॉट बी 1। एमपीएस कभी जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज इन सेविंग्स जब जीरो आएगा तब एमपीएस जीरो आएगा। आया ना? यस। और ये चेंज इन सेविंग जीरो हो सकता है क्या? सोचो, नहीं। चेंज इन सेविंग जीरो पता है कब होगा? जब चेंज इन वाई और चेंज इन सी बराबर आ जाए। जितनी इनकम बढ़े उतना कंजम्पशन बढ़े, नॉट पॉसिबल। इसलिए एमपीएस कभी जीरो भी नहीं होता, कभी वन भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। उसके बाद एमपीएस जो है वो पुअर का हमेशा कम होता है रिच से, क्योंकि पुअर लोग सेव कम कर पाते हैं, रिच लोग अपनी इनकम का मेजर प्रोपोर्शन सेव कर पाते हैं, उस लोगों का एमपीएस ज्यादा होता है। पुअर का एमपीसी ज्यादा होता है लेकिन एमपीएस कम होता है। रिच का एमपीसी कम होता है, एमपीएस ज्यादा होता है, ये ध्यान रखें। उसके बाद अगर आपको डिफरेंस आता है एपीएस और एमपीएस में, डेफिनेशन लिखो, फॉर्मूला लिखो, प्रॉपर्टी के बेस पे 2-3 डिफरेंस अब बता दो, आराम से आपका हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में आ जाए रिलेशन बिटवीन एपीएस एंड एमपीएस, सॉरी एपीसी एंड एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस, यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं। बच्चे रिलेशनशिप में डिफरेंस लिखाते हैं। यार डिफरेंस नहीं पूछा, रिलेशन पूछा है, रिलेशन। तो रिलेशन रिलेशन लिखो ना। रिलेशन क्या है कि एपीसी और एपीएस को मिला के बेटा 1 बनता है, ये प्रूव करना है आपको। एमपीसी और एमपीएस को मिला के 1 बनता है, ये प्रूव करना है आपको। तो ये रिलेशन प्रूव करना है, कैसे करेंगे? एज वी नो सी प्लस एस वाई होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को y से डिवाइड करता हूं, सबको y से डिवाइड कर देता हूं, तो ये तो होता है एपीसी, ये होता है एपीएस, और ये हो गया 1। ये प्रूव हो गया। ऐसे ही एज वी नो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस डेल्टा वाई होता है। इसको अगर हम डिवाइड कर दें डेल्टा वाई से, तो आपके पास क्या आता है? ये तो हो गया 1। ये होता है एमपीसी, ये होता है एमपीएस, ये हो गया 1। ये आपको प्रूव करना है। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। रिलेशनशिप में आपको ये बताना है, ना कि डिफरेंस। यहां गलती ना करें, 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। चाहे तो टेबल से भी एपीसी एपीएस मिला के 1 प्रूव कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल के, जैसा हमने यहां पे किया। अगर
पेपर में क्वेश्चन आ जाए क्या? ये पक्का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आएगा, डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। क्वेश्चन लिखा क्या आता है, गिवन द कंजम्पशन कर्व डिराइव सेविंग कर्व, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आने के चांस पूरे पूरे हैं। तो जो आपको डिराइव करना है ना, वो नीचे रखें। सेविंग कर्व डिराइव करना है, लिखा आएगा डिराइव सेविंग कर्व, डिराइव कंजम्पशन, डिराइव सेविंग कर्व लिखा है, जो डिराइव करना है वो नीचे होगा, ऑब्वियस डिराइव करने वाली चीज तो नीचे होगी ना। तो आपको डिराइव करना है सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व से, तो आप कंजम्पशन कर्व को ऊपर रखें, सेविंग कर्व को नीचे रखें। क्वेश्चन क्या है, डिराइव डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो कंजम्पशन कर्व को आप रखोगे ऊपर और सेविंग कर्व को आप रखोगे नीचे, ठीक है। कंजम्पशन कर्व को ऊपर, सेविंग कर्व को नीचे। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो चीज आपको डिराइव करनी है वो ऊपर आएगी। तो यहां आप लिखो कंजम्पशन, ठीक है, और यहां लिखो आप इनकम, और यहां लिखो आप सेविंग, जो डिराइव करना है वो नीचे आएगा। और एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको पता है कि इनकम आता है, तो यहां आप इनकम लिखें। समझ में आ रहा है बेटा? उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन में आप इनकम कर्व बनाते हैं, ओरिजिन से शुरू करते हैं, कंजम्पशन कर्व बनाते हैं, यहां पर आप लिखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यहां से आप स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे नीचे, जो सेविंग कर्व को डिराइव करने में मदद करेगी। ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे। अब अगर C बड़ा है Y से, तो ऑब्वियस ही बात है सेविंग आपकी नेगेटिव होती है, तो आप नेगेटिव से शुरू करें सेविंग कर्व को। जब C और Y बराबर होंगे यहां पर, तो सेविंग आपकी जीरो होगी, सिंपल। अगर आपका कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा है, तो आपकी सेविंग जो है वो पॉजिटिव है बेटा। तो आपको डिराइव कुछ इस तरह से करना है। मैं इसको आपको थोड़ा सा और छोटा करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो। आप जब सेविंग कर्व डिराइव करेंगे तो कंजम्पशन कर्व को ऊपर रखेंगे, सेविंग कर्व को नीचे रखेंगे। कंजम्पशन ज्यादा इनकम से, ये गैप C बार का है, तो ये गैप माइनस C बार का है। यहां C बराबर Y है, तो यहां S बराबर 0 है। हमने स्टेज से स्टेज को मिला दिया। ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे इसको। इस पॉइंट पर एपीसी की वैल्यू 1 दिखाएंगे, इस पॉइंट पर जब सेविंग 0 होती है तो एपीएस की वैल्यू 0 होती है, ये आप बता दें। डन। C लेस देन Y होगा तो सेविंग पॉजिटिव होगी। ये आपका सेविंग कर्व डिराइव हो गया इससे कंजम्पशन कर्व। ध्यान रखें, क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है, डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। आप सेविंग कर्व को ऊपर रखेंगे, कंजम्पशन कर्व को नीचे रखेंगे। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना बेटा। इतना करने के बाद आपके नोट्स पे आते हैं। हमने अभी अभी सेविंग कर्व डिराइव किया कंजम्पशन कर्व से। एक्सप्लेनेशन ध्यान से करना, पैनल ए, पैनल बी, इसको याद रखना। पैनल ए आपका क्या है, कंजम्पशन फंक्शन। पैनल बी आपका क्या है, सेविंग फंक्शन। एक्सप्लेनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, लास्ट लाइन जो बच्चे गलत लिखता है कि बाय ज्वाइनिंग पॉइंट एस एंड आर। बच्चों को समझ नहीं आता ये क्या है बेटा। एस पॉइंट जो है ना आपका वो ये है, आर पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आपका सेविंग कर्व आता है, इसलिए लाइन लिखी। तो आपका सेविंग कर्व अपवर्ड स्लोपिंग आएगा, जो कंजम्पशन कर्व से डिराइव हुआ है। अगर क्वेश्चन उल्टा आ जाए कि हाउ टू डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, तो आपका उल्टा हो जाएगा, सेविंग कर्व ऊपर, कंजम्पशन कर्व नीचे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको उल्टा बना सकते। अब आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। आई होप आपको सब रिवाइज हो रहा होगा, सब याद आ रहा होगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। Investment refers to expenditure on those capital assets which generate further income.
ऐसी कैपिटल गुड्स पे खर्चा करना जिससे और इनकम जनरेट होती है, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आपको इस चैप्टर में दो टाइप की समझाई हुई है, इंड्यूस्ड, ऑटोनॉमस। बेटा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो प्राइवेट सेक्टर करता है, और जब भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका मोटिव होगा प्रॉफिट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होंगी वो इनकम इलास्टिक होंगी, क्योंकि प्रॉफिट इनकम उस पर जो इन्वेस्टमेंट डिपेंड है, जो मोटिव प्रॉफिट के लिए की जा रही है वो इंड्यूस्ड है। किससे इंड्यूस्ड हो रही है? इनकम से, प्रॉफिट से इंड्यूस हो रही है। प्राइवेट सेक्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो प्रॉफिट मोटिव के लिए। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो वेलफेयर के लिए की जाती है, वो गवर्नमेंट करेगी, उसका मोटिव प्रॉफिट इनकम नहीं होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट जो होंगी वो इनकम इन इलास्टिक होंगी। ध्यान देना, इनकम इलास्टिक, इनकम इलास्टिक। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का कर्व जो बनाओगे आप ऐसा बनाओगे, आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, देयरफॉर इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। ये कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। मोटिव क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का इनकम से कोई मतलब नहीं होता, देयरफॉर दीज इन्वेस्टमेंट आर इनकम इन इलास्टिक। तो इनकम बढ़े चाहे कम हो, गवर्नमेंट ये इन्वेस्टमेंट करती रहेगी, इसलिए रिमेन्स कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस की शेप होगी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऑटोनॉमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में। डिफरेंस क्या है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है उनका मोटिव प्रॉफिट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मोटिव जो है वो वेलफेयर है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव के लिए की जा रही है, इसलिए वो इनकम इलास्टिक है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए नहीं की जा रही, इसलिए वो इनकम इन इलास्टिक है, इनकम से मतलब नहीं है गवर्नमेंट का। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है उसका कर्व जो होगा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जैसे कि आपने यहां बनाया था अभी। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का जो कर्व होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, कांस्टेंट होगा। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। ऑटोनॉमस कौन कर रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर। सिंपल। अब अगर आपसे पूछते हैं कि एक्स एंट और एक्स पोस्ट का मतलब क्या हो? एक्स एंट मतलब जान लो प्लान। कभी कभी क्या होता है कि हाउस होल्ड जो है वो प्लान करते हैं इतना सेव करेंगे, कर पाते हैं कम, मान लो ज्यादा भी हो सकता है। जो हमने प्लान किया है वो एक्स एंट सेविंग है, जो हमने एक्चुअल में किया है वो एक्स पोस्ट सेविंग है, रियलाइज बोल सकते हैं उसको। तो एक्स एंट सेविंग्स की बात करता हूं। पहले सेविंग्स कौन करेगा? ध्यान रखना, हाउस होल्ड्स। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? फॉर्म्स। तो एक्स एंट सेविंग्स वो सेविंग है जो हाउस होल्ड प्लान करता है अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे। अब कितनी कर पाता है वो एक्चुअल। तो एक्सपोस्ट का मतलब क्या है? दीज आर दो सेविंग्स विच आर एक्चुअली डन बाय ऑल द हाउसहोल्ड्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ। अगर पूछते हैं कि एक्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है तो क्या बोलेंगे? दीज आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर प्लान्ड बाय ऑल द फर्म्स, क्योंकि फर्म्स प्लान करेंगी इन्वेस्टमेंट। जहां फर्म आ गया वहीं इन्वेस्टमेंट की बात है, जहां इन्वेस्टमेंट आ गया वहां फर्म की बात है। सिंपल। सेविंग आ गया तो हाउस होल्ड की बात करेंगे। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होंगी? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फर्म ने एक्चुअल में करी है। भाई प्लान की थी 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन एक्चुअल में करी 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। तो एक्चुअल वाली क्या है? एक्स पोस्ट। जो प्लान की थी वो कौन सी है? एक्स एंट। तो एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर एक्चुअली डन बाय ऑल द फर्म्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अगर आपसे पूछते हैं बेटा व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कंट्री में कभी हो नहीं सकती, पर डेफिनेशन तो हो सकती है। ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, हु आर एबल टू वर्क एंड गेट वर्क। जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के एबल भी हैं और काम मिल भी गया, वो है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, जो कंट्री में कभी होती नहीं। तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोस पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क एंड गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी एट द मार्केट वेज रेट। अगर पूछते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के एबल भी होते हैं, विलिंग भी होते हैं, पर काम मिल नहीं रहा होता, वो है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं है, काम नहीं मिल रहा। तो इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन ऑल दोस पीपल हु आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क बट डू नॉट गेट वर्क। वॉलंटरीली क्या है? अपनी इच्छा से बेरोजगार है, काम करना चाहते हैं,
काम अवेलेबल है। व्हेन ऑल दोस पीपल हु आर एबल टू वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क, वर्क इज अवेलेबल बट नॉट विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते नहीं है, वो है वॉलंटरी लर्निंग प्रोग्राम। ये आपका है एडीएएस का बेसिक कंसेप्ट का पहला क्रिटिकल। अब मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल पोर्शन की। न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या करना है, आपको एक इक्वेशन सिखाता हूं जिसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, ध्यान से सुनना। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन कैसे बनती है, आपको याद हो अगर, तो हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें था y और c। y 0, 100, 200, 300, कंजम्पशन था 10, 100, 190। अगर आपको मान लो 300 इनकम पे कंजम्पशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। इक्वेशन है C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। C आपको निकालना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। C बार क्या होता है, आपकी इनकम जब लो हो उस पे जो कंजम्पशन है उसको बोलता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, वो है C बार। तो यहां मैंने लिख दिया 10। B क्या होता है, एमपीसी होता है। ध्यान से देखो, तो कंजम्पशन 90 से बढ़ रहा है, इनकम 100 से बढ़ रही है, तो बी मतलब एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब 90 अपॉन 100 दैट इज 0.9। एमपीसी मेरे पास है 0.9। मेरे को 300 इनकम पे कंजम्पशन निकालना है, मैंने इनकम की जगह 300 लिख दिया। तो 10 प्लस ये आ गया 270, ये आ गया आपका 280। तो आपका कंजम्पशन यहां पे 280 आ गया। ये आपका 90 ऐड करके नहीं आया, एक इक्वेशन की मदद से आया। क्योंकि आपको अगर इनकम बहुत ज्यादा ही दी होती, मान लो 50,000 इनकम पे कंजम्पशन निकाल, तो इस इक्वेशन से आराम से निकाल सकते हो। एमपीसी दिया होना चाहिए आपको और सी बार दिया होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है इसे बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन, जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आप कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन से सेविंग इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। सेविंग इक्वेशन कैसे निकाली जाती है कंजम्पशन इक्वेशन से, ध्यान से देखना। सेविंग का फॉर्मूला होता है दोस्त इनकम माइनस कंजम्पशन, ये होता है ना। और इनकम माइनस कंजम्पशन में कंजम्पशन की वैल्यू पुट करता हूं मैं सी बार प्लस बी वाई, क्योंकि कंजम्पशन की इक्वेशन पता है हमें, ये होती है सी बार प्लस बी। तो मैंने सी की जगह पर क्या पुट कर दिया, सी बार प्लस बी वाई। इसको सॉल्व करता हूं, तो ब्रैकेट ओपन करता हूं, माइनस सी बार माइनस बी वाई यहां पे हो जाता है। अब मैं देखूं तो वाई कॉमन ले सकता हूं। कॉमन लेने से पहले मैं क्या करता हूं, माइनस सी बार को यहां लिख देता हूं और प्लस वाई को यहां लिख देता हूं, ताकि वाई मेरे को कॉमन लेने में आसानी हो। तो माइनस सी बार, अब मैं वाई कॉमन ले लिया, बचा यहां पे 1 माइनस बी। ये आपकी दोस्तों इक्वेशन बन गई सेविंग की। तो कंजम्पशन फंक्शन से हम सेविंग इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान दो, कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन में जो बी था वो एमपीसी था। सेविंग फंक्शन में 1 माइनस बी है, वो क्या होगा, एमपीएस। क्योंकि एमपीसी और एमपीएस को मिला के 1 बना था, तो 1 माइनस बी क्या होगा, एमपीएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस इक्वेशन के बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं, इस सारे आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। सर सॉल्व करेंगे कैसे, ये बताओ। सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। नेशनल इनकम इज 50 करोड़, ओके, सेविंग 5 करोड़। आपको एस 5 और वाई 50 दिया हुआ है, बोल रहा है एपीसी निकालो। यार पहले जो निकल सकता है वो निकाल लो। एपीएस एस अपॉन वाई होता है 5/50, ये आपका आ गया 0.1 एपीएस। आगे समझ। एपीसी होता है 1 माइनस एपीएस, तो 1 में से 0.1 माइनस करो, 0.9 आपका आ गया एपीसी।
सिंपल, आया समझ? इस तरह से क्वेश्चन होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन इक्वेशन के बेस पे देखो, आपको यहां पे कंजम्पशन की इक्वेशन दी हुई है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और सेविंग की वैल्यू दी हुई है, सॉरी कैलकुलेट सेविंग, सेविंग निकालनी है, इनकम 2000 दी हुई है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको 150 दिया हुआ है, और बोल रहा है 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना कैसे करते हैं। आपको सेविंग निकालनी है, इनकम दी हुई है 2000 बेटा, इनकम दी हुई है आपको 2000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 150, और बोल रहा है 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। 40% मतलब 40/100 ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। खाली सी ना लिखें, डेल्टा सी लिखें, क्योंकि एडिशनल इनकम का 40% एडिशनल कंजम्पशन है। तो 0.4 डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी, तो 0.4 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हुआ। ये आपकी एमपीसी की वैल्यू आ गई 0.4। इतना समझ में आया? क्वेश्चन में और क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन में इनकम गिवन है 2000, वाई गिवन है 2000। अब सिंपल सी बात है, आपके पास कंजम्पशन की इक्वेशन है बहुत आसान, सी बार प्लस बी वाई। आपके पास सी बार है 150, क्वेश्चन में दिया हुआ था, एमपीसी 0.4 आप निकाल चुके, इनकम आपको 2000 दी हुई है, आपका कंजम्पशन निकल जाएगा बड़े आराम से। 150 प्लस 0.4 को 2000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 800 आता है बेटा जी। तो आपका सी आ गया 950, सी आ गया 950। कैलकुलेट करनी थी आपको सेविंग, फॉर्मूला होता है y माइनस सी, y आपका है 2000, सी आपका आ गया 950, सेविंग आपकी आ गई बेटा 1050, सॉरी 2000 में से 950 घटाओगे, हाँ तो 1050 आपके पास सेविंग आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आपको आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करें। एक चीज और है, बच्चे बोलते हैं सर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना नहीं आता, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 और देख लो। क्वेश्चन 3 में आपको सेविंग दी हुई है -120 प्लस 0.4 वाई, -120 प्लस 0.4 वाई, और बोल रहा है आपको कंजम्पशन फंक्शन निकालने के लिए और ब्रेक इवन निकालने के लिए। ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे? आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहां पे सी और वाई बराबर हो, या फिर सेविंग की वैल्यू 0 हो। आप क्या करो, सेविंग की जगह 0 रख दो, सिंपल है। सेविंग की वैल्यू 0 होगी, ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा ना, तो सेविंग की जगह पर मैंने क्या लिख दिया 0। अब 0 के पास 120 आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.4 वाई, 120 इज इक्वल टू 0.4 वाई, 120 को 0.4 से डिवाइड करोगे तो वाई आएगा, ये आपका आ गया 300। तो ब्रेक इवन लेवल ऐसे निकाल सकते हैं 300। एक तरीका और भी है निकालने का, अगर आप कंजम्पशन निकाल लेते जो कि सी बार प्लस बी वाई होता है, जी माइनस सी बार है तो सी बार 120 होगा, ये सेविंग इक्वेशन में एमपीएस होता है 0. तो एमपीसी कितना होगा 0.6, 1 माइनस एमपीएस। तो आप C बराबर Y रख के भी ब्रेक इवन निकाल सकते थे। 120 प्लस 0.6 Y इज इक्वल टू Y, 120 इज इक्वल टू Y माइनस 0.6 Y, 120 इज इक्वल टू 0.4 Y, तब भी आपका 300 ही आता। तो आप दोनों मेथड से ब्रेक इवन निकाल सकते हो। मेथड नंबर 1 आपका ये है, मेथड नंबर 2 आपका ये है। मेथड 1 में आप S बराबर 0 रखो,
मेथड 2 में आप c बराबर y रखो, दोनों ही फॉर्मूले ब्रेक इवन लेवल निकालने के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर आपका यहाँ खत्म। न्यूमेरिकल्स आपको मैंने रिवाइज करा दिए, ऐसे ही सेम न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अच्छे से करो प्रैक्टिस। तो रिवीजन आई थिंक इस चैप्टर की अच्छी हो गई है, तो आपको ये सारा चैप्टर याद आ गया होगा, न्यूमेरिकल्स याद आ गए होंगे। इस चैप्टर को ढंग से करो। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 और 9 फिनिश करेंगे एक साथ, आपका एडीएस कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ध्यान से करिए चैप्टर नंबर 7 को। थैंक यू सो मच, बाय।